आपने देखा किस तरह मुखिया के साथ कंकाला का सामना हुआ और फिर किस तरह कंकाला ने अपने साथ में अन्याय का बदला लिया और चली गई। अब आगे। कंकाला की मौत बड़ी दुखद तरीके से हुई थी और उसकी तमाम इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई थीं। इस कारण उसका पुनर्जन्म हो गया और उसने मुखिया के बेटे की बेटी के रूप में जन्म लिया। एक तरफ इसका पुनर्जन्म हुआ और दूसरी तरफ उसके अन्यायी पति, जिसे कंकाला ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए जला दिया था, उसका भी पुनर्जन्म पड़ोस के गांव में ही हो गया। मुखिया अपनी पोती को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम कंचन रखा था। दुख की बात यह थी कि कंचन को जन्म देने के बाद कंचन के माता पिता दोनों की ही एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और कंचन को मुखिया और मुखिया की पत्नी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। कंचन सचमुच सोने के समान ही रूपवती थी, जो उसे देखता देखता ही रह जाता। और सब कहते, मुखिया, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपके यहां इस तरह लक्ष्मी जैसी बेटी ने जन्म लिया है। धीरे धीरे कंचन बड़ी होने लगी और उसके लिए वर ढूंढा जाने लगा। गांव में लड़कियों की शादी कराने वाले पंडित ने मुखिया को पड़ोस के गांव का एक रिश्ता बताया और बोले, मुखिया जी, आपकी पोती के लिए यह रिश्ता बड़ा ही अच्छा है। यह लड़का सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। अपना मकान है, माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी है। कंचन तो राज करेगी यहां। पंडित की बात सुनकर मुखिया बड़े खुश हुए और उन्होंने लड़के को पंडित के हाथों लड़की देखने का बुलावा भेज दिया। इतवार को छुट्टी थी, इसलिए वह लड़का, जिसका नाम पंडित जी ने रमेश बताया था, कंचन को देखने के लिए मुखिया जी के घर आ गया। बातचीत शुरू हुई तो रमेश ने बताया, क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे जीवन की कहानी बड़ी अनोखी है। मां की मृत्यु हो जाने के बाद मेरे पिताजी ने संन्यास ले लिया और जंगल चले गए। आज तक उनका कोई पता नहीं है कि वह कहाँ हैं। किंतु जमीन जायदाद की कोई कमी न होने के कारण मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हुई और फिर मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई। जिंदगी शांति से गुजर रही है, लेकिन हमेशा एक खालीपन महसूस होता है। इसलिए किसी अच्छी लड़की से, जो मेरी पूरी जमीन जायदाद संभालने के साथ ही साथ मेरी भी देखभाल कर सके, उससे विवाह करना चाहता हूं। मुखिया जी ने कहा, रमेश, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मुझे लगता है कि कंचन भी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। हमारी तरफ से तो हाँ है, बस कंचन से तुम्हें मिलवा देते हैं। अगर तुम्हें कंचन पसंद आ गई तो यह बात पक्की समझो। मुखिया ने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा, अरे भाई, अपनी पोती को लेकर बाहर तो आओ। तुम अकेले ही उसको देखती रहोगी या उसे रमेश से भी मिलवाओगी? उसकी पत्नी हंसती हुई कंचन को अपने साथ लेकर बाहर आ गई और उन्होंने कंचन को रमेश के पास बैठा दिया और खुद मुखिया जी को लेकर अंदर चली गई और बोली, कंचन, अच्छी तरह से बात कर लेना। जब मन शांत हो तो खुद ही उठकर अंदर आ जाना। मैं नहीं चाहती कि तेरे दिल में कोई भी बात रह जाए और तू सोचे कि मेरी मां नहीं है, इसलिए मेरी दादी ने मेरी चिंता नहीं की। कंचन के चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। उसने घूंघट के अंदर से अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने रमेश को देखा, अचानक न जाने उसे क्या हुआ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी,
तेरी इतनी हिम्मत, तो फिर मेरे सामने आ गया। तुझे अभी तक शर्म नहीं आई? फिर मरना चाहता है क्या? अब तो नहीं बचेगा, मैं तुझे पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। कंचन के चीखने की आवाज सुनकर उसके दादी बाबा भागते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कंचन ने बुरी तरह से रमेश का गला पकड़ा हुआ है और रमेश अपने को बचाने के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही है। कंचन के दादी बाबा ने कंचन का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंचन को रमेश के शरीर से अलग किया और मुखिया ने कंचन के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें कुलच्छनी? अपने माता पिता के साथ तू भी क्यों नहीं मर गई? सरेआम हमारी नाक कटवाकर हमारी इज्जत का जनाजा उठाना चाहती है। कंचन बोली, मुखिया, तू हमेशा बीच में आ जाता है। मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया है, यह मेरा मामला है, मैं इसको निपट लूंगी। बीच में तू मत आ। यह आदमी बचेगा नहीं, इसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं इसे शांति से जीने नहीं दूंगी। और वह जोर जोर से हंसने लगी। मुखिया को लगा उसने यह बात पहले भी कभी सुनी है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कब उसने ये बात सुनी है। पर इतना उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि कंचन के ऊपर किसी आत्मा का असर है। मुखिया की पत्नी दौड़ती हुई पानी ले आई और एक बाल्टी पानी कंचन के ऊपर डाल दिया। पानी पड़ते ही कंचन जैसे नींद से जाग गई और हैरानी से बोली, अरे, यहां पर क्या हो रहा है? आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? और रमेश की तरफ हाथ दिखाते हुए बोली, यह कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? मेरे ऊपर इतना सारा पानी क्यों डाल दिया? आप सब सही तो हैं? आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुखिया जी ने अपनी पत्नी को इशारा किया कि वह कंचन को लेकर अंदर चली जाए और घबराए हुए रमेश की तरफ मुड़े और बोले, बेटा रमेश, मैंने अपनी बेटी को आज तक इस तरह का आचरण करते हुए नहीं देखा है। जरूर कोई ना कोई बात है कि वह तुम्हें देखकर इस तरह का व्यवहार करने लगी। तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं जल्दी से जल्दी इसका हल निकाल लूंगा। अचानक उन्होंने देखा कि रमेश उन्हें गुस्से से घूर रहा है। वह बोला, चल हट बुड्ढे, पहले भी बीच में आया था। तेरे कारण ही बिना मौत के मुझे मरना पड़ा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से तड़प तड़प कर मैं मरा, तुझे भी उसी तरह मरना होगा। और वह जोर से हंसने लगा। मुखिया जी ने पानी का गिलास रमेश पर डाल दिया और रमेश होश में आ गया और हैरानी से बोला, मुखिया जी, आपका कैसा परिवार है जो आप लोग इस तरह का आचरण करते हैं? अभी आपकी पोती मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करके गई है और आपने मेरे चेहरे पर पानी का गिलास फेंक दिया। मुझे नहीं लगता कि इस घर में मेरा संबंध हो सकता है। और वह वहां से चला गया। मुखिया जी तुरंत कंचन का हाल जानने घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह अपनी दादी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसे देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ ही देर पहले उसने एक खूंखार हरकत की थी। फिर वह रमेश की हरकत के बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा इन सब बातों के बीच में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। और मुखिया जी गांव के बाहर रहने वाले तांत्रिक के पास चले गए और उन्हें सारी खबर दी। तांत्रिक ने कहा, तुम चिंता नहीं करो, तुम फिर से रमेश को किसी बहाने अपने घर बुलाओ और कंचन को उसके सामने लाओ। उसके बाद क्या होता है वह मैं देख लूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर मुखिया जी ने ऐसा ही किया और रमेश के घर जाकर उससे माफी मांगी और उसे वापस अपने घर ले आए।
दूसरी तरफ उन्होंने कंचन को भी समझा बुझाकर वापस रमेश और उसकी मुलाकात कराने का प्रयत्न किया। इस बार उनके साथ तांत्रिक भी वहीं बैठा था। कुछ ही देर में कंचन की दादी उसे लेकर बाहर आ गई। इस बार भी वही हुआ। रमेश को देखते ही कंचन पूरी तरह से अपना होश खो बैठी और जोर जोर से उसे गंदी गंदी गालियां देने लगी और चिल्लाने लगी। वह बोली, दुष्ट, पापी, निर्दयी, धोखेबाज, कमीने, तू फिर आ गया। क्या तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुझे अपनी करनी का पश्चाताप नहीं? कंचन से भी तेज आवाज में रमेश ने कहा, चुप निर्लज्ज, कितनी बेहया है तू कि मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं आया। अरे मैंने तुझसे कुछ दहेज ही तो मांगा था, उसके बदले में तूने मुझे और मेरी माँ को इतना कुछ कहा। कौन पति होगा जो यह सब सुनने के बाद भी तुझे जिंदा रहने देता? मार डाला तुझे, क्या बुरा किया? उसी के लायक थी तुम, किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं थी। तांत्रिक यह सब सुन रहा था। उसने अचानक अपनी पोटली में से चावल निकालकर मंत्र पढ़कर उन दोनों के ऊपर डाल दिया और वह दोनों पत्थर की मूर्ति की तरह सीधे खड़े हो गए। तांत्रिक ने कहा, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। आखिर क्या चाहते हो? कंचन के मुंह से आवाज निकलने लगी, भूल गए तांत्रिक, मैं वही कंकाला हूं, सरपंच की बेटी, जिसे उसके ससुराल वालों ने जलाकर कुएं में फेंक दिया था। मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं मुखिया की पोती के रूप में जन्मी हूं, लेकिन आज तक मैं उस घटना को नहीं भूली जिसमें इस दुष्ट रमेश ने मुझे जलाकर मार दिया था। दूसरी तरफ रमेश ने कहा, हाँ, यह सही है, यह मेरा भी पुनर्जन्म है। मैंने तुमको जलाकर मारा था, पर तुमने उसका बदला मुझसे ले लिया। मुझे तुमसे नफरत है। अगर तुम दोबारा मेरे सामने आई तो मैं फिर से तुम्हें मार डालूंगा। मुखिया और बाकी सभी लोगों को सारी घटना समझ में आ गई और वह समझ गए कि यह कंकाला और कंकाला के पति दोनों का पुनर्जन्म हुआ है और इस जन्म में भी ईश्वर उन्हें पति पत्नी बनाना चाहते हैं। इसलिए पंडित द्वारा रमेश का रिश्ता कंकाला के लिए आया है। मुखिया ने तांत्रिक से हाथ जोड़कर कहा, कंचन मेरी पोती है। मुझे नहीं पता कि किसका पुनर्जन्म है। मैं बस यह जानता हूं कि कंचन मेरे इकलौते बेटे की निशानी है। आप कुछ भी करके उसे सामान्य बना दीजिए। तांत्रिक ने भभूत को पानी में मिलाकर कंचन और रमेश दोनों को पिला दिया और मुखिया से बोले, आज के बाद उन्हें कभी अपना पुनर्जन्म याद नहीं आएगा। उनके दिमाग से पुनर्जन्म की हर याद हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन आपको इन दोनों का विवाह कराना होगा ताकि यह एक साथ पूरा जीवन बिताएं और एक दूसरे से प्रेम करने लगें, ताकि इनके दिमाग में कभी भी कोई भी पुरानी याद बाकी न रह सके और इनका जीवन सिर्फ अच्छी यादों से भर जाए। मुखिया ने कंचन का रमेश के साथ विवाह करा दिया। इसके बाद कंकाला और उसके पति की पुरानी यादों ने उन्हें कभी भी परेशान नहीं किया और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।